भाई चवन्नी की इनकी कंपनियां नहीं है और कोई इनको $150 मिलियन दे देता है, कोई $100 मिलियन दे देता है। ये सब अजीब है कि मतलब आप देखिए अचानक कितने पैसे कहां से इनको मिल जाते हैं, आ जाते हैं। अरे पैसे दूसरी लॉबीज के हैं, देश विरोधी काम के लिए इनको पैसे दिए गए थे। अच्छा, बिल्कुल। गुजरात, उस समय की गुजरात की सरकार को परेशान करने के लिए पैसे दिए गए थे और रिलीजियस कन्वर्जन लॉबी का एजेंडा को फर्दर करने के लिए इनको पैसे दिए गए थे। क्या बकवास कर रहे हैं। एनडीटीवी में पत्रकारिता तो एक चोला था। एनडीटीवी कभी पत्रकारिता में सीरियस रहा ही नहीं। वो तो एक पहनावा था, दिखावा था, मुखौटा था। उसकी आड़ में कुछ और कर रहे थे, कुछ और कर रहे हैं। अब वो चीजें बंद हो गई हैं। चीजें बंद हो गई हैं तो पैसे आने बंद हो रहे हैं। पैसे आने बंद हो रहे हैं तो पत्रकारों का गला रेता जा रहा है। और खुद के पास उतनी सारी संपत्ति पड़ी हुई संपत्ति है। प्रणव राय के पास साउथ अफ्रीका में रैंच है, गोवा में बीच हाउस है, देहरादून में बंगला है, दिल्ली में बंगला है, हेलीकॉप्टर है, सब कुछ है। हेलीकॉप्टर भी अपना है? बिल्कुल है। एनडीटीवी के पास हेलीकॉप्टर भी, जिसमें प्रणव राय और इनके जो बाकी लोग हैं घूमते हैं। और मैं सीधी बात कर दे रहा हूँ, प्रणव राय ने एक बार कहा था कि मैं तो आज भी हीरो होंडा कार यूज करता हूँ, होंडा कार यूज करता हूँ। मैं कहता हूं कि पिछले 20 सालों में प्रणव राय जितनी बार विदेश गए हैं तो किस क्लास में, फर्स्ट क्लास में गए हैं कि फर्स्ट क्लास से नीचे गए हैं, जरा इसका हिसाब दे दें। मुझे कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने प्रणव राय को हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते देखा है। तो प्रणव राय फर्स्ट क्लास से नीचे ट्रेवल ही नहीं करते थे। तो दिल्ली से मुंबई का 2.5 लाख और विदेश जाते थे फर्स्ट क्लास 7 लाख 8 लाख 10 लाख की टिकटें होती हैं। बड़ी आरामदेह सीटें होती हैं, उसको आप फैला करके बिस्तर बन जाता है, जैसे आप ट्रेन में बर्थ पे लेटे हैं वैसे लेट के। सब चीजें हैं। भारत सरकार में केवल जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनको केवल फर्स्ट क्लास में सरकार जाने देती है, बाकियों को नहीं जाने देती। तो इसलिए प्रणव राय ने कंपनी में घपला करके, कंपनी का खून चूस करके कंपनी को बिल्कुल खोखला बना दिया। और उसके बाद जब बात आ गई सामने, पानी सर के ऊपर निकल गया, तो पत्रकारों को बलि का बकरा बना करके उनका गला रेत रहे। अगर इनमें ये होता तो ये कहते कि भाई ठीक है, मैं भी अपना एक बंगला, एक रेंच, हाँ रेंच बेच दूं वहां की जो रखता हूं। मैं तो गांव का आदमी हूं सर, मैं तो रेंच शब्द भी पहली बार सुन रहा हूं। तो सीप की बीच हाउस होता है, रेंच होते हैं, तो मतलब ये तो अपना रेंच निकाल दे, बीच हाउस बेच दे, मुझे लगता है कि 300 लोग की ना भी तो कम से कम बंधक रख करके 100-200 करोड़ रुपए ले आए, मिल सकता है, चल पड़ेगी। भाई मालिक ये हैं कंपनी में जब पैसे थे तो मौज इन्होंने किया, एम्प्लॉइज को क्या मिला है? मुझे नहीं लगता कि एनडीटीवी ने कोई एक्स्ट्रा बोनस, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए कि कुछ लोगों को उनको परिवार के समेत ईयरली वेकेशन अब्रॉड दिया जाता था, वो खास किस्म के लोगों को दिया जाता था, सभी को नहीं दिया जाता। खास मिशन पे होते थे वो लोग, और हाँ खास मिशन पे भी होते थे। और उसमें भी इन्होंने लिख करके दिया हुआ है आयकर विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि नहीं जी हमने कभी किसी को ऐसी सहूलियत नहीं दी, और जिसको भेजा था उसको अपनी कंपनी के काम से भेजा था। ये बात दीगर है कि सरकार के अधिकारी एनडीटीवी के पर्सनल काम से, प्राइवेट काम से विदेश कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए वो ये इनका कहना बिल्कुल ये है। और मेरी पूरी सहानुभूति है उन पत्रकारों के साथ जिनको एनडीटीवी की गलत हरकतों का, इनके मैनेजमेंट के धांधलियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अच्छी बात है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी इस मुद्दे को संज्ञान में ले चुका है। जरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की चिट्ठी तो पढ़िए। लगता है कि दामाद से कहा जा रहा है कि दामाद जी चले आते तो अच्छा होता बेटी का। सर वो पहले की बात है, अभी नया डेवलपमेंट है, क्योंकि जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मैंने मिस्टर गौतम लाहिरी की चिट्ठी हाँ उन्होंने कहा आइए जरा बताइए छत्तीस। वार्म ग्रीटिंग्स डॉक्टर प्रणव राय, वार्म ग्रीटिंग्स। हाँ तो ये तो चिट्ठी, इस तरह की चिट्ठियां दामादों को लिखी जाती हैं कि साहब दशहरे में चले आते तो बेटी का मुंह अच्छा हो जाता। अभी एनडीटीवी में जो कार्यरत है नदीम अहमद काजमी जी, जो प्रेस क्लब की लंबे समय तक रहे हैं, वो सेक्रेटरी जनरल और कई पदों पर रहे हैं, और वही लगभग वही चुनाव लड़वाते हैं, अच्छा मैनेजमेंट उनका है, वो डिफेंड भी करते रहे हैं एनडीटीवी को, लेकिन उनको खुद निकाल दिया गया। मेरी संवेदना उनके साथ है, और मैं क्या कहूं, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं। लेकिन एनडीटीवी सर के इस छटनी पे प्रेस क्लब ने संज्ञान लिया है, और 6 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है जिसमें ढेर सारी मीडिया संगठन आ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वहां आए। मेरा आना ये नहीं होगा क्योंकि ये पत्रकारों का अपना इंटरनल ये है, तो शायद मेरा ठीक मुमकिन या मुनासिब नहीं। उसका जो ये पक्ष है कि 300 कर्मियों की नौकरी वो लोग बचा सकते हैं, दे सकते हैं, बशर्ते जो असल दोषी है। नहीं, मैंने क्या किया कि 2 चीजों की बहुत जरूरत है। एक तो पब्लिक इंक्वायरी, पब्लिक स्क्रूटनी भाई, ये डिसइंटरेस्टेड ग्रुप, ठीक है, कि एनडीटीवी की जो हालत हुई वो क्यों हुई, नंबर 1, ताकि आगे से वो हालत ना हो और बाकी जगहों में भी वो हालत ना हो दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 2, एनडीटीवी से जो धांधली करके जो पैसे गायब किए गए वो पैसा लोकेट हो सके और जिस हद तक संभव हो सके उस हद तक उसको वापस लाया जाए। और नंबर 3 ये देखा जाए कि क्या पत्रकारों का आपस में मिलकर के जो पत्रकार या एम्प्लॉई हैं, जैसा मैंने कहा कि ऐसा इंडस्ट्रीज में
इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर फैक्ट्री बंद हो रही हो तो कई बार फैक्ट्री के लेबर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप फैक्ट्री का मैनेजमेंट लेकर के फैक्ट्री को चलाइए। तो ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए कि जो पत्रकार आज हैं, पत्रकारों के बीच से एनडीटीवी के जो एम्प्लॉय जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप लोग को अगर एनडीटीवी का मैनेजमेंट दिया जाए या दिलवाया जाए तो आप लोग क्या एनडीटीवी को चला लेंगे? मेरे ख्याल से चला लेंगे। बहुत शानदार। और इस पे हम लोग, मैं खासकर चाहूंगा कि इस मुद्दे पे जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लोग ध्यान दें और जो कि मीटिंग बुला रहे हैं। बाकी जो मैंने कहा, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि एक डिबेट कर लें लोग, अगर उनको लगता है पब्लिक डिबेट कर लें जी, पब्लिक डिबेट कर लें और उसको पब्लिकली आप उसको टेलीकास्ट प्रेस क्लब में ही रख सकते हैं हम लोग, जहां भी इनको सहूलियत हो। मैंने तो 1987 में रूप कंवर की जो सती का मसला हुआ था तो पुरी के शंकराचार्य को कहा था कि आप और हम शास्त्रार्थ कर लेते हैं सती पे, आप पुरी से बाहर निकल लें, मैं पटना से बाहर निकल लेता हूं ना, ऐसी जगह चलें जाना आपकी जो सीना जोरी ना मेरी। तो साहब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो एनडीटीवी को बुला ले, मुझे दावत दे दे, मैं आता हूं और जिसको बुलाना है बुला ले, और जो भी अच्छे पढ़े लिखे बैलेंस लोग हैं वो आ जाएं। एनडीटीवी मेरे सवालों का जवाब दे ले, मैं एनडीटीवी के सवालों का जवाब दे लूंगा। फैसला छोड़ दिया जाए जनता पे और जनता के लोगों पर। मैं इस बात पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि एनडीटीवी वाले इस दावत को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि रवीश कुमार जी भी इस वीडियो को देखेंगे और तो वो जरूर ये संदेश को पहुंचाएंगे प्रणय राज जी। मेरी तो ये दुआ है कि ये गाज रवीश कुमार जी पे ना गिरे। नहीं गिरेंगे सर, वो तो उनके एक फेस है। कोई ठिकाना, जब आपने कहा ना नदीम अहमद, हाँ सही कहा, इतने जद्दोजहद से एनडीटीवी के लिए काम करते थे, जब उनके ऊपर भी गाज गिर गई तो ये गाज कब किस पे गिरे, प्रणव राय अपनी जेब से अठन्नी निकालने वाले नहीं है। तो अफ्रीका का अपना रेंज नहीं बेचेंगे, वो भले बिल्कुल नहीं बेचेंगे। उन्होंने वो रेंज इतनी चोरी करके, इतनी चोरी चकाटी करके, इतना हेरा फेरी करके, घपला करके अगर रेंज लिया है तो एनडीटीवी और एनडीटीवी के पत्रकारों के लिए थोड़ी लिया है, को बेच देंगे आज। तो एक प्राइम टाइम की तरह जो है एक डिबेट जो है पब्लिक में हो जाए। मैं बिल्कुल तैयार हूं। रवीश जी उसमें आए, रवीश जी भी बुलाते रहते हैं तमाम लोगों की तरफ से जो भी आना चाहे उनके ऊपर छोड़ा जाए। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मैं एनडीटीवी और एनडीटीवी के मैनेजमेंट और मालिकों के हर सवाल का, हर इल्जाम का पब्लिकली पब्लिक में जवाब देने को तैयार हूं, और फैसला पब्लिक कर ले, आपके ऐसे लोग कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। पिछली बार भड़ास मीडिया के स्थापना दिवस पे आपने काफी सारी बातें मंच से कही थी और वहां पे लोग रोंगटे खड़े हो गए थे, जिस तरह का संघर्ष आपने किया, जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया इन लोगों ने मिलकर, एक मीडिया हाउस ने और एक बड़े नेता ने, जो कि जाहिर सी बात है प्रणय राय और चिदम्बरम साहब की बात हम लोग कर रहे हैं और आप खुल के कहते भी रहे हैं। तो अभी आज जो हम लोग की बातचीत हो रही है उसमें 300 कर्मियों की छटनी पे आपने बहुत एक सही पर्सपेक्टिव दिया कि दरअसल ये दोषी, ये कर्मचारी नहीं है, दोषी प्रबंधन है जिन्होंने भारी मात्रा में पैसे एनडीटीवी के नाम पे बनाए। लेबर लॉज में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉज में अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय, इंडिविजुअल एम्प्लॉय कहीं कुछ गलत करता है तो उसको डील करने के प्रोविजंस हैं। चूंकि एनडीटीवी ने अपने इन छटनी किए हुए किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, उनको कोई चार्जशीट नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं सेटअप की है, तो लीगली इन एम्प्लॉयज की कोई गलती नहीं है। मैं कह रहा हूं, और अदरवाइज भी इन एम्प्लॉय की क्या गलती है? डिसीजन मेकिंग पार्टी नहीं है। एम्प्लॉय कैसा चैलेंज कर सकते हैं इस मामले को, कोर्ट में ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। बट दिक्कत ये होगी, लेबर कोर्ट्स में इन मसलों को ले जाया जा सकता है, बट दिक्कत ये होगी कि अगर इन्होंने इन एम्प्लॉइज से रिजाइन करवाया होगा, तो जनरली लोग करते ही हैं कि टर्मिनेट नहीं करते, रिजाइन करवा लेते हैं। तो जो रिजाइन कर दिया वो तो अपनी राजी खुशी से जा रहा है, तो उसका तो कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन जिनको ये टर्मिनेट करेंगे अगर करते हैं तो उनका लेबर कोर्ट में रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का राइट बनता है। अच्छा। और मेरा तो कहना यह है कि कुछ लोगों को तो जाना चाहिए, ताकि इस बात में जो एक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी हो कि एनडीटीवी में जितने घपले हैं और जिसकी वजह से आज ये हालात हुआ है, वो घपले हुए क्यों और उनके लिए कौन जिम्मेदार हैं, और मालिकों की दौलत में जो इजाफा हुआ वो कहां से आया। देखिए, किसी भी कंपनी में नौकरी करके आप साउथ अफ्रीका में रैंच नहीं ले सकते। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि कानून ये है इस देश में कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के पास कोई ऐसी चीज मिलती है जो उसके सैलरी से संभव नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि उसके पास कोई गैर कानूनी जरिया है इनकम का, आमदनी का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो बोलते हैं, और उसके ऊपर फिर उससे कैफियत ली जाती है कि आपके पास ये कहां से आया, बताइए। नहीं बता पाता है तो मामले मुकदमे होते हैं और फिर आगे की कार्रवाई होती है।
तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि प्रणव राय को जो एनडीटीवी से तनख्वाह मिलती थी या मिलती है, उस तनख्वाह से न रैंच हो सकता है, न बीच हाउस हो सकता है, न बंगला हो सकता है, न हेलीकॉप्टर हो सकता है, न बाकी सारे ऐशो आराम हो सकते हैं। अब प्रणव राय के ऊपर है कि वो बताएं कि पत्रकार रहते हुए, पत्रकारिता करते हुए उनके पास और ऐसे कौन से छिपे हुए खजाने थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सितंबर 1988 में प्रणव राय की दौलत, उनके और उनके परिवार वालों की दौलत, और दिसंबर 2017 में उनकी दौलत, उसको कंपेयर कर लिया जाए और देख लिया जाए कि इतनी दौलत सैलरी देख ली जाए जो मिलती है कंपनी से, उससे देख वही हुआ, कंपैरिजन में वही आ गया। होता क्या है, जैसे जब पॉलिटिशियन आप देखते हैं अखबारों में निकलता, मीडिया वाले ही बताते हैं पब्लिक को कि भाई पिछले इलेक्शन में तो इनके एफिडेविट में इतनी दौलत थी, इस इलेक्शन में इतना आ गया, कहां से आ गया। तो जरा प्रणव राय भी अपना बता दें कि 1988 में इनके पास कितनी दौलत थी, इसलिए बता दें कि आज इनकी कंपनी में 300 पत्रकारों की रोजी रोटी ली जा रही है। तो प्रणव राय ये बता दें, डॉक्टर राय ये बता दें कि भाई 1988 में इनके पास क्या दौलत थी और 2018 में इनके पास क्या दौलत है, और वो दौलत कहां से आई और कैसे आई। और अगर दौलत सही तरीके से आई होगी तो मेरे ख्याल से कोई इतना न तो इनका दुश्मन है, न इतना बेवकूफ है कि इनके ऊपर कोई इल्जाम या तोहमत लगाएगा।